इस कॉमिक की शुरुआत दुनिया के अंत के साथ सब कुछ बिखरने से होती है, लेकिन इस बार इसकी वजह सिर्फ एक ही चीज नहीं थी। एक साथ कई संकट आ रहे थे, एक महामारी, युद्ध, आर्थिक गिरावट और खाने पीने की कमी। लेकिन ये अशुभ संकेत यही नहीं रुके। असली आपदा तब आई जब राक्षस नाम के ये गेम जैसे किरदार सामने आए और उन्होंने मानवता को लगभग खत्म कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो काफी अनुमानित था। उपन्यासों की तरह इस पागलपन के शुरू होने के 3 दिन बाद विशेष शक्तियों वाले मेटा ह्यूमन दिखाई देने लगे। हम एक नशेड़ी को चिप्स खाते और सोडा पीते हुए पाते हैं, जैसे कि यह रविवार की एक और आलसी दोपहर हो। सच कहूं तो यह एक अच्छा संकेत है। ये दर्शाता है कि दुनिया पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। आराम से नाश्ता करते हुए यह नशेड़ी इसका जीता जागता सबूत है। लेकिन हालांकि वो जीवित है, वो बिल्कुल अकेला है और यह सोचकर वो बहुत दुखी हो जाता है। वो इस 100 मीटर के अपार्टमेंट में अकेला बचा है क्योंकि उसकी माँ, पिताजी, दादाजी और दादी सब बाहर है। उसके पिता ने आखिरकार इस घर को खरीदने का फैसला किया और बैंक से 200 मिलियन का लोन लिया। इतना ही नहीं, उसने परिवार की सारी संपत्ति भी इस्तेमाल कर ली, जिसकी कीमत भी 200 मिलियन थी। हमारे नायक के अमीर घर में पैदा न होने के बावजूद यहाँ रहने की वजह ये है कि कुछ टैक्स छूट पाने के लिए एक शर्त थी। इन सुविधाओं को पाने के लिए किसी को कम से कम 2 साल तक इस प्रॉपर्टी में रहना होता था। चूंकि नायक का परिवार इसे खाली नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो इस शर्त को पूरा करने के लिए यहाँ रुक गया। इसलिए वो अचानक आए प्रलय के बाद से इस अपार्टमेंट में बंद है। वो अपने फोन को देखता है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, जिससे वो और भी दुखी हो जाता है। लेकिन तभी एक जोरदार गर्जना से पूरा इलाका दहल जाता है। वो अपनी गर्दन ऊपर उठाता है और देखता है कि एक राक्षस आसमान से उड़ता हुआ सीधे उसके अपार्टमेंट की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही वो करीब आता है, वो अपना गंदा मुंह खोलता है, उसे निगलने के लिए तैयार। जब उसे पता चलता है कि यह चीज उसे जिंदा खा जाएगी तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंत के लिए तैयार होता है, कुछ अजीब होता है। वो अपने सामने देखता है और उसकी स्क्रीन पर एक सिस्टम नोटिफिकेशन चमकता हुआ दिखाई देता है, जो उसे बताता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे प्रवेश की अनुमति भी नहीं थी, वो प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। ये जितना आश्चर्यजनक लग रहा है, हमारा लड़का इस सिस्टम विंडो को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं है, क्योंकि रक्षा तंत्र ही एकमात्र कारण है जिससे वो यहाँ तक पहुँच पाया है। लेकिन ये सिस्टम उसके सबसे बुरे सपनों में से एक बन गया है। वो हर संभव कोशिश करता है, दरवाजे पर झूलता है, उसे पूरी ताकत से लात मारता है, लेकिन वह नहीं खुलता है। दुनिया को खत्म हुए 3 दिन हो चुके हैं और यह शापित क्षमता ही उसे जीवित रखे हुए है। लेकिन यही कारण है कि वो इस अपार्टमेंट के अंदर फंसा हुआ है। वो रात में चुपचाप बैठा है और अपने सामने चमकती सिस्टम विंडो को देख रहा है। इसमें लिखा है कि अल्टीमेट शटडाउन घर से बाहर नहीं जा सकता। बेशक यह उसे परेशान करता है, उसे इस झंझट में घसीटा गया है और अब उसे कुछ ऐसा दिया जा रहा है जैसे कि यह सबसे महिमामंडित हो। वो अपनी स्थिति पर नियंत्रण न होने के कारण खुद को असहाय महसूस करता है। उसकी सबसे बड़ी समस्या अब सामने आने लगी है, जो कि उसके खाने पीने की आपूर्ति है। कल से बिजली कटी हुई है और वो फ्रिज में रखे साइड डिश पर गुजारा कर रहा है, लेकिन वे ज्यादा दिन नहीं चलने वाले हैं और उसके पास केवल रेमन के कुछ पैकेट बचे हैं। ठीक उसी समय उसकी सिस्टम विंडो में एक सूचना आती है कि उसने एक कैलिक का शिकार किया है और काफी अनुभव अर्जित किया है। उसके कौशल स्तर में भी इसकी वजह से वृद्धि हुई है। ये सुनकर वो व्यक्ति पूरी तरह से चकित हो जाता है। वो बाहर देखता है और राक्षस के निर्जीव शरीर को जमीन पर पड़ा देखता है। केवल यह महसूस करता है कि अब वो राक्षस है जिसे उन लानत भूतों ने जिंदा खा लिया है। उसके लिए ये स्वीकार करना कठिन है कि उसने आत्मरक्षा में राक्षस का शिकार किया और उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। इस बीच सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसने एक नया कौशल प्राप्त किया है और पास में ही एक लूट ने आवश्यकताओं को पूरा किया है। अब ये लूट की गणना कर रहा है, तभी उसे बहुत सारी भयानक दहाड़ें सुनाई देती है। वो नीचे देखता है और देखता है कि भूत राक्षस का मांस खाकर पागल हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिस भोजन पर वे पार्टी कर रहे थे वो गायब हो रहा है और भूत उसे अपने हाथ से फिसलता देखकर गुस्से में है। शरीर के गायब होने का कारण सिस्टम से जुड़ा है। सिस्टम तब बताता है कि लूट की गणना पूरी हो गई है और हमारे नायक को लगभग 2.2 मिलियन एक मिले हैं। ठीक उसी समय कमरे में रोशनी टिमटिमाती है, जिसका अर्थ है कि बिजली अचानक बहाल हो गई है। सिस्टम फिर अधिक जानकारी प्रदर्शित करता है, जिसमें घर की घोषणा नामक एक नया कौशल प्रकट होता है, जो वर्तमान में 30वें स्तर पर है। यह एक निष्क्रिय कौशल है और कोई भी शासक की अनुमति के बिना घर में प्रवेश नहीं कर सकता है। एक और निष्क्रिय कौशल प्रकट होता है, स्तर 1 पर गरिमा संरक्षण। उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए घर के आधे कार्यों को बहाल कर दिया जाएगा। सिस्टम ये भी दिखाता है कि उसका वॉलेट स्तर अधिकतम हो गया है और उसके पास अब कुल 2.2 मिलियन एक पैसे है। जब वो बिजली वापस आती देखता है तो शैतान अपनी खुशी को मुश्किल से रोक पाता है। वो फ्रिज के पास जाता है और उसे खोलता है और देखता है कि वो चल रहा है। इतना ही नहीं, नलों में पानी आ गया है और बिजली का स्टोव भी काम कर रहा है। उसके अंदर उत्साह उमड़ पड़ता है और वो खुशी के आंसू बहाता है। वो देखता है कि दुनिया खत्म होने से पहले सब कुछ पहले जैसा हो गया है। लेकिन फिर वो अपने फोन को नेटवर्क चेक करने के लिए उठाता है। नेटवर्क अभी भी डाउन है। वो ये देखकर निराश है कि वो बाहरी दुनिया से अभी भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसी समय उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक पेन ड्राइव पर पड़ती है। वो उसे उठाता है और अपने पीसी में प्लग करता है और जब वो फाइलों को चलाता है तो उसे अपने माता पिता द्वारा रिकॉर्ड की गई यादें मिलती हैं। यह उसके बचपन और उसके जीवन के सफर का एक संग्रह है, जिसमें दिखाया गया है कि वो कैसे कदम दर कदम बढ़ा हुआ।
ये सब यादें उसके दिल को झकझोर देती है और उसे अपने परिवार को फिर से देखने के अलावा कुछ नहीं चाहिए और वो उन्हें यहाँ लाने की कसम खाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो खड़ा हो जाता है, उसका संकल्प चुरा लिया जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने धार्मिक विचारों में खो जाए, एक सिस्टम विंडो उसका ध्यान खींचती है। यह उसे बताता है कि अब वो स्टोर में सूचीबद्ध वस्तुओं को मूल मूल्य पर खरीद सकता है। ये बिल्कुल नई बात है और शतिन एक पल के लिए हैरान रह जाता है क्योंकि उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उत्सुकता से वो स्टोर आइकन दबाता है। सिस्टम विंडो उसे उसके पास मौजूद धन और वस्तुओं को सूचीबद्ध करने का विकल्प दिखाती है। चूंकि सिस्टम उसके पास मौजूद धन को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए यह उसके बटुए से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। खैर, वो स्थिति पर अधिक ध्यान न देने का निर्णय लेता है, इसलिए वो अपनी बालकनी की खिड़की खोलता है। इससे पहले कि वो बाहर कदम रख पाता, सिस्टम उसे चेतावनी देकर रोक देता है। वो अभी भी घर से बाहर नहीं निकल सकता है। खैर, उसे इसकी उम्मीद थी। हालांकि उसका कौशल स्तर थोड़ा बढ़ गया है, फिर भी वो फंसा हुआ है। हालांकि एक बात स्पष्ट है, यदि वो राक्षसों का शिकार करता है तो उसका स्तर बढ़ेगा और वो संभवतः नए कौशल को अनलॉक करेगा। हो सकता है कि उनमें से एक कौशल उसे बाहर जाने दे। समस्या यह है कि उसे अपनी वर्तमान स्थिति में राक्षसों को मारने का कोई पता नहीं है। ऐसी परिस्थितियां दोबारा होने की उम्मीद वो नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो कुछ भूतों को मार सकता है। इसलिए वो फ्रिज से एक पानी की बोतल उठाता है और उसे तेजी से फेंकता है। बोतल अपार्टमेंट से बाहर उड़ जाती है। ये देखकर उसे थोड़ी खुशी होती है क्योंकि पहले उसे डर था कि वो शायद बाहर कुछ फेंक भी नहीं पाएगा। फिर वो एक कदम और आगे बढ़ने का फैसला करता है। वो एक डंबल उठाता है और बालकनी की तरफ जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। भूत वहाँ है, लेकिन वे उस जगह से दूर जा रहे हैं और मरे हुए राक्षसों के मांस के टुकड़े खींच रहे हैं। वे मूल रूप से पीछे हट रहे हैं। ये देखकर बंद व्यक्ति चिंतित हो जाता है क्योंकि उसे अपना आखिरी मौका हाथ से जाता हुआ दिखाई देता है। बिना कुछ सोचे वो जल्दी से अपना हाथ घुमाता है और डंबल को बाहर फेंकता है, लेकिन वो भूत को मारने के बजाय मरे हुए राक्षस के शरीर पर गिरता है। बदले में ये गुस्से में भरे भूतों का ध्यान आकर्षित करता है। उसे डर लगता है कि अब वे उसे देख चुके हैं। वो पसीने से तरबतर है। उसके पास अभी भी एक डंबल बचा है, लेकिन वो उसे फिर से फेंककर बर्बाद नहीं करना चाहता। समस्या यह है कि उसके पास घर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो इन राक्षसों को मार सके, और वो निश्चित रूप से इतना मजबूत नहीं है कि खिड़की से टीवी या कंप्यूटर फेंक सके। वो देखता है कि भूत और भी उग्र हो रहे हैं। इस कमीने द्वारा उन पर सामान फेंकने से पूरी तरह से परेशान है। उन्हें इतना क्रोधित देखकर बंद कमरे में पसीने छूट जाते हैं, यह महसूस करते हुए कि भूत अब उसे फाड़ने के लिए तैयार है। वे इमारत की ओर दौड़ते हैं, लेकिन अजीब बात है, ये स्थिति इतनी भी बुरी नहीं है। वास्तव में यह वही है जो वह चाहता था। भूत करीब आ रहे हैं और अब वो बिना चूके उन पर वार कर सकता है। यह उसका मौका है। उसे अचानक स्टोव विकल्प याद आता है जो उसे पहले मिला था। वो जल्दी से अपने सिस्टम पैनल को सक्रिय करता है, स्टोव खोलता है और फिर सूची आइटम विकल्प दबाता है। सिस्टम उससे पूछता है कि क्या वो डंबल को लिस्ट करना चाहता है और वो मान जाता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, सिस्टम डंबल को स्कैन करता है और स्टोव में डंबल अनलॉक हो जाता है। अब वो लगभग 17,001 में और डंबल खरीद सकता है। शतिन ये जानकर काफी हैरान रह जाता है कि लिस्ट की गई कीमत वही है जो उसने ऑनलाइन डंबल के लिए चुकाई थी, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि यह बाजार मूल्य दुनिया के खत्म होने से पहले वाला ही है। इसलिए वो इनमें से 2 खरीद लेता है। जैसे ही लेन देन पूरा हो जाता है, सिस्टम विंडो में एक नीली रोशनी चमकती है और डंबल बनना शुरू हो जाता है। ये देखकर हमारा लड़का खुशी से झूम उठता है। उसकी खुशी की चीखें उसके अपार्टमेंट के बाहर तक गूंजती है। अगले ही पल वो डंबल को पूरी ताकत से फेंकता है और धमाका, वो उस हरे कमीने के सिर पर जा लगता है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इस प्रक्रिया में मेरे लड़के को कुछ अनुभव और लगभग 3,001 मिलते हैं, जो तुरंत उसके वॉलेट में जमा हो जाते हैं। इनाम देखकर वो बहुत खुश होता है, जबकि नीचे मौजूद भूत घबराए हुए और हैरान होकर अपने साथी को घूरते रहते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे श्रद्धांजलि देना खत्म कर पाते, उन्हें एक और डंबल अपनी ओर उड़ता हुआ दिखाई देता है। सभी भूत तितर बितर हो जाते हैं और खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन डंबल किसी को नहीं लगता। निशाना चूकने पर शतिन बहुत नाराज हो जाता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो और भी पैसे खर्च करता है और 3 और डंबल खरीदता है। वो उन्हें तुरंत फेंकता है और इस बार वो एक भूत को मार गिराता है। सिस्टम उसे तुरंत सूचित करता है कि उसने अभी अभी लेवल 6 के भूत को मार गिराया है। हमेशा की तरह उसने कुछ पैसे कमाए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका कौशल स्तर बढ़ गया है और उसने एक बिल्कुल नई क्षमता अनलॉक कर ली है। पता चला है कि उसे एक वैकल्पिक आयाम तक पहुंच मिल गई है जहां वो वस्तुओं को संग्रहित कर सकता है। उत्साहित होकर वो सिस्टम को भंडारण खोलने का आदेश देता है। जब वो खुलता है तो सिस्टम पूछता है कि क्या वो डंबल को अंदर रखना चाहता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो सहमत हो जाता है। डंबल पिक्सलेट होने लगता है और एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जो पुष्टि करती है कि उसने 3 किलो का नॉन स्लिप डंबल सफलतापूर्वक स्टोर कर लिया है। फिर सिस्टम पूछता है कि क्या वो स्टोरेज से कोई आइटम मंगवाना चाहेगा। उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है और वो उत्सुकता से हाँ कहता है। डंबल तुरंत उसके हाथ में आ जाता है और वो ये जानकर रोमांचित हो जाता है कि अब वो स्टोरेज से आइटम मंगवा सकता है। डंबल वापस हाथ में लेते ही वो बदमाश एक दुष्ट मुस्कान के साथ मुस्कुराता है, अपने घुसपैठिया विचारों को मुश्किल से रोक पाता है। इस नए कौशल की सभी संभावनाओं की कल्पना करते हुए वो तय करता है कि अब अपनी अंतिम योजना को अंजाम देने का समय आ गया है। वो डंबल खरीदने और उन्हें स्टोर करने में अपना अच्छा समय लेता है। एक बार जब वो काम पूरा कर लेता है तो वो स्टोरेज को खोलने का आदेश देता है और एक ही आदेश में डंबल का एक गुच्छा प्रकट होता है, जैसे कि वो बेबीलोन के द्वार की चाबी रखता है। वो उन्हें ऐसे बरसने देता है जैसे वो खुद गिलमेश हो।
भारी संख्या में डंबल को अपनी ओर गिरते हुए देखने के अलावा भूत कुछ नहीं कर सकते। उनमें से कुछ बहुत डर जाते हैं और जैसे ही डंबल लगने लगते हैं वो सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स लेने लगता है क्योंकि गोब्लिन एक एक करके मर जाते हैं। कुल मिलाकर वो इस एक झटके से 54,001 से कुछ ज्यादा कमाता है। सिस्टम फिर पूछता है कि क्या वो और आइटम्स लिस्ट करना चाहेगा और मेरा आदमी तुरंत हाँ कह देता है। चूंकि स्टोर में वो अधिकतम 10 आइटम्स लिस्ट कर सकता है इसलिए वो लगभग 10 आइटम्स लिस्ट करता है जिसमें किराने का सामान और बाकी जरूरी चीजें शामिल है। वो डंबल भी बेच देता है जिसका इस्तेमाल उसने गोब्लिन्स को हराने के लिए किया था और अपने पैसे वापस पा लेता है। लेकिन अचानक उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है। जाहिर तौर पर वो सिर्फ एक डंबल खो चुका है। वो एक पल के लिए सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा और फिर उसके दिमाग में एक बात आती है, ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि फ्रिज चालू है और बिजली, गैस और पानी के बिल उसके पैसे खा रहे होंगे। ये खबर उसके लिए काफी चिंताजनक है क्योंकि उसके पास अपने घर के खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसे कमाने का कोई तरीका नहीं है। देखो, जब उसने डंबल फेंक कर भूतों का शिकार किया तो वे बदबूदार काया भाग गए और अपना पुराना घर छोड़ दिया। तब से वो केवल 2 और भूतों को मार सका है और उसे यकीन नहीं है कि शिकार करने के लिए उस क्षेत्र में कोई और प्राणी बचा है या नहीं। जब वो नीचे देखता है तो उसे केवल एक मृत राक्षस का सड़ा हुआ सिर दिखाई देता है। शुटिन जानता है कि अगर उसे जल्द ही शिकार करने के लिए कुछ नहीं मिला तो वह फंस जाएगा, इसलिए उसे कुछ भी करना होगा। वो अपने उदास चेहरे के साथ आकाश की ओर देखता है, उम्मीद करता है कि वह एक उड़ता हुआ राक्षस देखेगा जिसका वो शिकार कर सके। और ऐसा लगता है कि भाग्य उसके पक्ष में है क्योंकि अचानक उसे एक विशाल राक्षस आसमान में सीधे उड़ता हुआ दिखाई देता है। शुटिन क्षण भर के लिए चौंक जाता है लेकिन वो भाग्य द्वारा दिए गए अवसर को खोना नहीं चाहता है। वो जल्दी से शिकार की तैयारी करने के लिए दौड़ता है। वो एक बड़ा चम्मच सीढ़ी से बांधता है और उसे बालकनी से ऊपर बढ़ाता है क्योंकि वो सीमाओं से बाहर कदम नहीं रख सकता है। फिर वो राक्षस का ध्यान आकर्षित करने के लिए चमकदार चम्मच को चमकाना शुरू कर देता है। हैरानी की बात नहीं कि राक्षस को बिल्डिंग से आ रही चमक का एहसास हो जाता है और जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ती है वो सीधे शटिन पर हमला कर उसे जिंदा खाने की कोशिश करता है। शटिन ये देखकर बहुत खुश होता है कि उसने इस मूर्ख राक्षस को सफलतापूर्वक फंसा लिया है और जब वो बैरियर से टकराता है तो उसका सिर पीछे की ओर उछल जाता है। शटिन को विश्वास हो जाता है कि अब उसका काम हो गया है और वो एक लेवल ऊपर जा सकता है। लेकिन तभी राक्षस अपने पंख जोर जोर से फड़फड़ाने लगता है और शटिन पर हवा के तेज झोंके पड़ने लगते हैं। राक्षस के पंखों से आने वाली हवा का दबाव इतना तेज होता है कि शटिन मुश्किल से खड़ा रह पाता है और लगातार पीछे धकेला जाता है। आखिरकार राक्षस गायब हो जाता है। लेकिन जब हमारा लड़का बालकनी से झांकता है तो वह अपनी खिड़की के ठीक बाहर बैठे प्राणी को देखकर हैरान रह जाता है। वो खौफनाक चीज उस पर अपना मुंह फैलाए दहाड़ती है। उसकी मुड़ी हुई जीभ लटक रही होती है और उसकी लार टपकती है जैसे वो हमारे लड़के को स्वादिष्ट नाश्ते की तरह देख रहा हो। दूसरी ओर शटिन इतना डर गया है कि हिल भी नहीं पा रहा है। राक्षस फिर अपना मुंह बंद कर लेता है और अपनी चोंच बैरियर पर दे मारता है। सिस्टम तुरंत चेतावनी देता है कि कोई अनधिकृत व्यक्ति अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राक्षस चाहे कितनी भी ताकत लगा ले वो उसे तोड़ नहीं पाता। हर बार बेकार लगता है। फिर भी उसके हमलों की ताकत से शटिन हैरान रह जाता है और उसे शक होता है कि क्या ये बैरियर वाकई उसका सामना कर पाएगा। वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए वो जल्दी से अपना स्टोव खोलता है और अब तक देखी गई सभी चीजों को देखता है। लूट कैलकुलेटर तभी सक्रिय होता है जब कोई लाश पास में होती है और इसी कारण से उसके भूतों का शिकार हमेशा सफल नहीं होता है। कुछ बचे हुए लोग अपने मृत सहयोगियों की लाशें ले गए थे और उन लाशों को लूट के रूप में नहीं गिना गया था। दूसरे शब्दों में, अगर शरीर और खिलाड़ी के बीच की दूरी एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है तो लूट कैलकुलेटर सक्रिय नहीं होगा। शटिन नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए वो ये पता लगाना चाहता है कि क्या एक ही वार में राक्षस को खत्म करने का कोई तरीका है। तभी उसकी नजर दुकान में रखी कैनोला तेल की 900 मिलीलीटर की बोतलों पर गई। बिना समय गवाए उसने तुरंत 10 बोतलें खरीद ली। जैसे ही लेन देन पूरा हुआ सभी 10 बोतलें उसके पैरों के पास आ गईं। उसने सभी बोतलें उठा ली, फिर एक पैन चूल्हे पर रखा। उसने सारा तेल पैन में डाला और गैस चालू कर दी। इसके बाद उसने झाड़ू उठाई और उस पर डिस्पोजेबल पेपर लपेटकर उसे अच्छी तरह से टेप कर दिया। उसने कागज को तेल से भिगो दिया, फिर अपनी दुकान खोली और उबलते हुए कैनोला तेल को लिस्ट किया। सिस्टम ने सफलतापूर्वक घोषणा की कि उबलते हुए तेल को लिस्ट किया गया है। इसके बाद उसने लाइटर उठाया और भीगे हुए कागज को जलाने के लिए तैयार हो गया। कागज में आग लग गई और जब वो खिड़की के पास गया तो हमने देखा कि राक्षस अभी भी उसके अपार्टमेंट के ऊपर बैठा हुआ है, अपने शिकार के बाहर आने का इंतजार कर रहा है। राक्षस को नहीं पता था कि उसका शिकार वास्तव में शिकारी है और राक्षस को ये कठिन तरीके से सीखना होगा। बंद करो और जल्दी से कैनोला तेल मंगवाओ और सारा उबलता हुआ तेल राक्षस के सिर पर उड़ेल दो। जैसे ही सिस्टम विंडो सक्रिय होती है तेल उस पर गिरता है और राक्षस तड़प कर चिल्लाने लगता है, जो कि समझ में आता है। लेकिन दर्द यही खत्म नहीं होता क्योंकि शटिन आग को और बढ़ाने के लिए तैयार रहता है। लाक्षणिक और शाब्दिक रूप से जैसे ही आग तेल से लथपथ राक्षस को छूती है ये तुरंत जल उठता है। राक्षस की पीड़ा भरी चीखें हमारे लड़के के कानों के लिए संगीत की तरह है। वो लगभग एक जीत की सीटी सुन सकता है। आखिरकार राक्षस जमीन पर गिरने लगता है और उसे जिंदा पकते हुए देखना इतना भयानक होता है कि शटिन का चेहरा कुछ देर के लिए खट्टा हो जाता है। जैसे ही राक्षस जमीन पर गिरता है उसकी पीड़ा समाप्त हो जाती है। सिस्टम विंडो पॉप अप होती है जिसमें शटिन को कैलिकेनिन को सफलतापूर्वक हराने के लिए बधाई दी जाती है। उसे बहुत अधिक अनुभव मिलता है, उसका कौशल स्तर बढ़ता है और वो एक नया कौशल भी अनलॉक करता है। लेकिन ये सब नहीं है। सिस्टम शिकार किए गए राक्षस का भी पता लगाता है और उसे लूट के
रूप में दर्ज करता है। लूट की गणना पूरी होने के बाद उसे 9 मिलियन से थोड़ा अधिक का इनाम मिलता है। इतनी बड़ी रकम देखकर वो पागल हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो सदमे से पूरी तरह उबर पाता, एक और सूचना आती है जो बताती है कि आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं और अब क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। अचानक पूरी इमारत पागलों की तरह हिलने लगती है, या कम से कम उसे यही एहसास होता है। उसे अपने दिल में एक अजीब सी सनसनी महसूस होती है और उसका दृष्टिकोण व्यापक होने लगता है। यह अजीब एहसास तेज हो जाता है, जिससे उसका दिल और भी ज्यादा दुखता है, जबकि उसकी इंद्रियां बढ़ती ही जाती है। एक बिंदु पर वो सचमुच इमारत के दूसरे अपार्टमेंट में देखना शुरू कर देता है, जहाँ उसे एक जीवित परिवार दिखाई देता है। ये सब उसे पूरी तरह से भ्रमित कर देता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके अलावा यहाँ कोई पड़ोसी भी रहता है। उसकी आंखों का रंग अचानक बदल जाता है और उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। किसी कारण से वो अब लोगों को देख सकता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि क्यों। अचानक वो ठीक हो जाता है और अपने आसपास की चीजों को वैसे ही देखना शुरू कर देता है जैसे वो हमेशा करता था। फिर सिस्टम इन अप्रत्याशित पड़ोसियों का परिचय कराता है। पहला वयस्क चो ह्योक जून है, जो 30 के दशक के आखिर में एक पति है। दूसरा वयस्क पाक हेवान है, जो उसकी पत्नी भी 30 के दशक के आखिर में है। साथ में उनकी 2 बेटियां हैं, चाउन उनकी 6 साल की पहली संतान और चोयान उनकी 3 साल की दूसरी संतान। सिस्टम कहता है कि ये व्यक्ति उसके क्षेत्र के नागरिक के रूप में स्वीकार किए जाने की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यह उससे पूछता है कि क्या वो उन्हें नागरिकता देना चाहेगा। शुटेन स्पष्ट रूप से सुनिश्चित नहीं है कि उसे उन्हें नागरिकता देनी चाहिए या नहीं, या अगर उसने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। सिस्टम तुरंत जवाब देता है कि नागरिकता नहीं पाने वाले किसी भी प्राणी को घर से निकाल दिया जाएगा और उसे राक्षसों के हमले का खतरा होगा। इस कठोर वास्तविकता का सामना करते हुए शुटेन ने अच्छा रास्ता अपनाने का फैसला किया। स्वार्थी शुटेन होने के बजाय वो एक उदार जमींदार बनना चुनता है। आदेश मिलते ही सिस्टम घोषणा करता है कि चोई होंग जून, पाक हेवान, चो नान और चो सियो को नागरिकता दे दी गई है। शुटेन को ये जानकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसने नागरिकता से जुड़े दूसरे कौशल भी अनलॉक कर लिए होंगे, इसलिए उसने जांच करने का फैसला किया। तभी सिस्टम ने उसके नए कौशल की घोषणा की, जिसे अल्टीमेट आइस कहा जाता है। लेकिन शुटेन अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो ये देखने के लिए सिस्टम को स्कैन करने की कोशिश करता है कि नागरिकता से जुड़ा कुछ और है या नहीं। सिस्टम एक नए कौशल के बारे में एक सूचना दिखाता है, जिसे रूलर डिक्लेरेशन कहा जाता है। यह एक निष्क्रिय कौशल है। ये कौशल सुनिश्चित करता है कि कोई भी रूलर की अनुमति के बिना घर में प्रवेश न कर सके। नागरिकता प्रबंधन नामक एक आइकन भी है। शुटेन ने तुरंत इसे एक्सप्लोर करने का फैसला किया, क्योंकि यह वही था जिसकी उसे तलाश थी। जब उसने इसे खोला तो उसने देखा कि सभी 4 नागरिक अपने पावर लेवल और ट्रस्ट लेवल के साथ सूचीबद्ध थे। लेकिन जो बात उसे खास लगी वो ये थी कि वो 600 नागरिकों तक को होल्ड कर सकता है। 600 कोई छोटी संख्या नहीं है, ये काफी चौंकाने वाली है। वो नागरिकों में से एक के नाम पर क्लिक करता है और उनके बारे में पूरी जानकारी देखता है। उनके अनुभव, वितरण दर और धन वितरण दर का डेटा भी है। उसे 2 विकल्प भी दिए गए हैं। वो इस नागरिक को एक खोज सौंप सकता है या उसे अपने क्षेत्र से निकाल सकता है। उसे नहीं पता कि अनुभव और धन वितरण दर क्या है, लेकिन उसका अनुमान है कि यह इस बात से संबंधित हो सकता है कि नागरिक उसके साथ कितना अनुभव और धन साझा करते हैं, और तथ्य यह है कि वो दर को नियंत्रित कर सकता है। खैर, यह उसे एक धोखा कोड की तरह लगता है, क्योंकि वो तय करने वाला एकमात्र व्यक्ति है कि उसे कितना पैसा चाहिए। फिर उसे खोज विकल्प दिखाई देता है और वो सोचता है कि यह कैसे काम करता है। जिज्ञासावश वो बटन दबाता है। एक नई स्क्रीन पॉप अप होती है, जिससे वो खोज विवरण, समय सीमा, इनाम और यहाँ तक की विफलता के लिए धन को भी अनुकूलित कर सकता है। बिना ज्यादा सोचे समझे वो चो होंग जून को एक आसान काम सौंपता है। 168 घंटों के भीतर एक भूत को मारना। इनाम, थोड़ा अनुभव, जुर्माना, कम से कम अभी के लिए कुछ भी नहीं। सिस्टम उसे खोज की पुष्टि करने के लिए कहता है, लेकिन हाथ दबाने से पहले शुटेन सोचने लगता है कि वो दंड को कितना आगे बढ़ा सकता है। इसे परखने के लिए वो विफलता पर दंड को मौत में बदल देता है। उसके आश्चर्य के लिए सिस्टम बिना किसी हिचकिचाहट के संकेत को स्वीकार कर लेता है। हालांकि वो खोज की पुष्टि नहीं करता है और सिस्टम उसके अनुरोध को अपने आप रद्द कर देता है। खोज में असफल होने पर वो किसी को मार नहीं सकता। ये देखकर वो वास्तव में बहुत परेशान हो जाता है। यह विचार कि उसके पास किसी भी नागरिक को किसी भी समय मारने की शक्ति है, बस एक दंड के साथ उसे बहुत बेचैन कर देता है। वो सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, और तभी वो अपने नए अर्जित कौशल अल्टीमेट आइज में से एक का उपयोग करता है। उसका दृष्टिकोण व्यापक होने लगता है और वो सचमुच सब कुछ देख सकता है। एक बार फिर वो वहाँ नीचे परिवार को देखता है। परिवार परेशान लग रहा है और पत्नी अपने पति से पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। पति हेयुंग जिन को नहीं पता कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो कम से कम बाहर जाकर पानी ला सकता है, इसलिए वो अपनी पत्नी से कहता है कि वो बच्चों के साथ यही रुक जाए और उसका इंतजार करे। लेकिन उसकी पत्नी हेवान इस विचार के साथ नहीं है, क्योंकि बाहर का क्षेत्र राक्षसों से भरा हुआ है। हेयुंग जिन को भी यह पता है, लेकिन उसके पास वास्तव में कोई अन्य विकल्प नहीं है। फिर उसकी पत्नी बताती है कि उसे पानी भी नहीं मिलेगा, लेकिन वो उसे याद दिलाता है कि पास में ही एक स्टोर है और चूंकि वो काफी बड़ा है तो वहाँ कुछ तो होना ही चाहिए। प्यासे बच्चे अपने पिता से पानी के लिए भीख मांगने लगते हैं, जिससे हेयुंग जिन को बाहर जाने के लिए और भी दबाव महसूस होता है। अंत में वो तय करता है कि उसके पास बाहर जाने और अपने परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत की चीजें लाने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि वो उस पर भरोसा करे और वादा करे कि वो जल्द ही वापस आएगा। चूंकि हेवान के पास कोई बेहतर विकल्प नहीं है तो वो अपना सिर झुका लेती है और उसे जाने देती है। हालांकि यह साफ है कि वो डरी हुई है। ठीक उसी समय
समय मेरा आदमी अपने हुनर को बंद कर देता है और अचानक हम वापस उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। हम बंद हो जाते हैं और अब तक यह नहीं समझ पाते कि बाहर हालात कितने खराब हो चुके हैं। वो अपने स्टोर इंटरफेस को खोलता है ताकि देख सके कि क्या वो स्टोरेज बढ़ा सकता है। जब वो अपने विंडो हुनर को सक्रिय करता है तो उसे पता चलता है कि स्टोरेज से जुड़े तीनों हुनर अभी भी लेवल 1 पर है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि उन्हें सिर्फ 1 पॉइंट से अपग्रेड किया जा सकता है और उसके पास अभी 3 पॉइंट है। ये जानकर वो बहुत खुश हुआ। सिस्टम ने उससे पूछा कि क्या वो स्टोर में बंद रहने वाले स्किल का लेवल बढ़ाना चाहता है। बिना देर किए मेरे दोस्त ने हाँ कह दिया। सिस्टम विंडो एक चमकती नीली लाइट से जगमगा उठी और अपग्रेड पूरा होते ही सिस्टम ने घोषणा की कि स्टोर अब लेवल 2 पर है। उसके द्वारा लिस्ट की जा सकने वाली चीजों की संख्या बढ़ाकर 20 कर दी गई है। बोनस के तौर पर सभी चीजों की कीमतों पर 10% की छूट भी दी गई है। अपग्रेड के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पास अभी भी 2 पॉइंट बचे हैं। सोचने के बाद उसने उन्हें स्टोर और गरिमा संरक्षण स्किल में निवेश करने का फैसला किया, क्योंकि अब से उसे और भी नागरिकों का सामना करना पड़ सकता है। आखिरकार वो अपने स्टोर का लेवल फिर से बढ़ा लेता है। लेवल 3 पर पहुंचने पर उसके द्वारा लिस्ट की जा सकने वाली चीजों की संख्या बढ़कर 40 हो जाती है और उसे एक नया फीचर मिलता है, चीजों को बहाल करने की क्षमता। यह एक ऐसा फंक्शन है जो पुराने घिसे पीते सामानों को नए में बदल सकता है। ये सुनने में बुरा नहीं लगता और सच कहूं तो मेरा दोस्त बहुत खुश है। उसने स्टोरेज लेवल को 3 तक बढ़ा दिया। बिना समय गंवाए वो स्टोर खोलता है और कुछ समोसेस, पानी और जुपेन जवीन खरीदता है। फिर वो अपने दूसरे स्किल्स को भी अपग्रेड करने का फैसला करता है। सिस्टम उससे पूछता है कि क्या वो अल्टीमेट शिटिन के डिग्निटी प्रिजर्वेशन स्किल के लेवल को बढ़ाना चाहता है। बेशक वो बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह देता है। मेरे दोस्त के दिमाग में एक साफ प्लान है। अगर वो अपने पड़ोसियों को बिजली और पानी जैसी जरूरी चीजें मुहैया कराता है तो वो डिग्निटी प्रिजर्वेशन स्किल के बदले में हर तरह की चीजें मान सकता है। अब लेवल 2 पर उसे एक नया फीचर मिलता है, वेसल रजिस्टर करने की क्षमता। हालांकि शिटिन को नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। इस बीच हेयुंग जिन अपने परिवार के लिए अपना घर छोड़ने को तैयार है। हैवान अपने पति को इस तरह उन्हें छोड़कर जाते हुए नहीं देख सकती, लेकिन वह आदमी उनकी छोटी लड़कियों को आश्वस्त करता है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा। वो उन्हें प्रोत्साहित करता है कि जब तक वो घर से बाहर है वे बहादुरी से घर की रक्षा करें। हालांकि लड़कियां डरी हुई हैं, वे नहीं चाहती कि उनके पिता जाए। उनकी धीमी आवाजें कांपती हैं और वे उनसे रुकने की भीख मांगती है। हेयुंग जिन फिर उनमें से प्रत्येक के सिर पर प्यार से थपथपाता है और वादा करता है कि वो सभी के लिए भोजन और पानी वापस लाएगा। वो उनसे कहता है कि जब वो दूर हो तो अपनी माँ की बात सुने। लेकिन फिर लड़कियों में से एक का दिल टूट जाता है। उसके चेहरे से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि वो उसे बाहर के राक्षसों के बारे में याद दिलाती है। दृश्य हाल के अतीत में बदल जाता है। समय में रुका हुआ एक पल जब 2 लड़कियां पार्क में एक साथ खुशी से खेल रही थी, जैसे कि दुनिया ढहने वाली नहीं थी। लेकिन फिर सब कुछ बदल जाता है। अचानक सड़कों पर भूतों की बाढ़ आ जाती है और अफरा तफरी मच जाती है। लड़कियां जम जाती है। उनके चेहरों की खुशी डर में बदल जाती है। वे अपने छोटे पैरों की पूरी ताकत से खेल के मैदान से भाग जाती है। बड़ी बहन सहजता से अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ खींचती हुई अपनी जान बचाने के लिए भागती है। लेकिन तभी उनके पिता बड़ी लड़की को पकड़ लेते हैं और माँ छोटी को, और पूरा परिवार अपनी जान बचाने के लिए भागता है। पिता को जब पिछली घटना याद आती है तो वो बाहर निकलने से हिचकिचाता है। वो अपनी बेटियों को पीछे नहीं छोड़ना चाहता, खासकर इसलिए क्योंकि अगर वो बाहर निकलता है तो यह आखिरी बार हो सकता है जब वो उन्हें देखेगा। लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है। एक आदमी को वही करना पड़ता है जो एक आदमी को करना होता है। तभी दरवाजे का कुंडा खटखटाने लगता है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। हेयुंग जिन हाथ में गोल्फ क्लब पकड़े हुए सावधानी से गेट की ओर बढ़ता है। दरवाजे पर खटखटाहट अचानक बंद हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ से एक आवाज आती है जो उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है। गेट के पीछे से एक और इंसान की आवाज हेयुंग जिन को और भी डरा देती है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि दरवाजे के पीछे वाकई कोई इंसान है, लेकिन ये कोई राक्षस भी हो सकता है, इसलिए वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। दरवाजे के दूसरी तरफ हमारा लड़का पुकारता रहता है, जबकि अंदर वाला आदमी अपनी जगह ले लेता है। लेकिन फिर आवाजें फिर से बंद हो जाती है और सन्नाटा उसे यकीन दिलाता है कि जो भी वहाँ था वह जा चुका है। अचानक सामने का दरवाजा खुलता है और अंदर से आने वाली चकाचौंध करने वाली रोशनी उसे तुरंत अपने परिवार को पास खींचने पर मजबूर कर देती है, सहज रूप से उनकी रक्षा करती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। वहाँ सिर्फ हमारा लड़का है जो प्लास्टिक बैग में सामान से भरा हुआ है। हैंग जिन उसकी पहचान पर सवाल उठाता है और शिटिन खुद को बगल वाले किम जून के रूप में पेश करता है। वो बताता है कि उसके पास कुछ पानी और कीनू है और खाने पीने के बाद वो बैठकर थोड़ी देर बात करना चाहता है। हमें आखिरकार अपने नायक का नाम पता चल जाता है, तो अब से हम उसके असली नाम का इस्तेमाल करेंगे, न कि उसके द्वारा दी गई गुप्त उपाधि का। ह्योब जून एक पल के लिए हैरान रह जाता है। अब जब वो इस बारे में सोचता है तो उसे पता चलता है कि उसके परिवार को पानी और भोजन की सख्त जरूरत है, इसलिए उसे मदद से इनकार करने का कोई कारण नहीं दिखता। उसे यह एहसास होता है कि यह लड़का शायद उनके संघर्ष में उनकी मदद कर सकता है, इसलिए ह्योब जून हमारे लड़के जयहुन का गमजोशी से स्वागत करता है। इस बीच छोटी लड़कियां पूरी तरह से डरी हुई है। उन्हें नहीं पता कि अजनबी कौन है और उनकी बेचैनी उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। उनकी झिझक इतनी साफ है कि जयहुन भी उनके तनाव को महसूस कर सकता है, जिससे उसे आश्चर्य होता है कि क्या उसके अचानक आने से उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। जैसे ही वो वहाँ बैठा उसने चारों ओर देखा और देखा कि जगह कितनी अंधेरी है। ये स्पष्ट है कि इस परिवार ने जानबूझकर पूरे अपार्टमेंट को पर्दों से ढक दिया है, जो
उसे एक बहुत ही चतुर चाल लगती है। इससे राक्षसों द्वारा देखे जाने या हमला किए जाने की संभावना निश्चित रूप से कम हो जाती है। जियान के दिमाग में सबसे पहले कमरे में थोड़ी रोशनी लाने का ख्याल आता है। वो अपने विचारों को इसे एक काम पर केंद्रित करता है और अचानक कमरा रोशन हो जाता है। क्यों जून को ये देखकर आश्चर्य होता है कि रोशनी वापस आ गई है, जबकि जेहुन पानी की एक बोतल निकालता है और उससे कहता है कि बस अपने बच्चों को ये पिला दो क्योंकि आश्चर्यचकित होने का समय नहीं है। वो आदमी पानी की बोतलें उठाता है और उन्हें अपनी लड़कियों को देता है। दोनों प्यासी लड़कियां पानी पीना शुरू कर देती हैं और हर घूंट उन्हें पहले से ज्यादा संतोषजनक लगता है। छोटी लड़की सियो को बहुत तेजी से पीने की वजह से दम भी घुटता है। जब वे पी चुके होते हैं तो जून उन्हें कुछ और खिलाने का फैसला करता है। वो एक कीनू निकालता है और एक कीनू को देता है। लड़की की आंखें चमक उठती हैं और वो मीठे रसीले फल को देखकर लार टपकाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ खा पाती उसकी माँ उसे छीलने का फैसला करती है। छिलका हटाने के बाद वो अपनी बेटी को कीनू खिलाती है। रसदार मिठास सियोन के मुंह में फूटती है, जिससे उसके तंत्रिका तंत्र पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं। उसके गाल सनसनी से झूम उठते हैं और वो मुश्किल से अपनी खुशी को रोक पाती है। उसकी माँ पूछती है कि क्या यह अच्छा है, और वो हाँ में जवाब देते हुए अपनी खुशी को मुश्किल से रोक पाती है। बड़ी बहन न्यान भी उत्सुकता से कीनू मांगने लगती है। जैसे ही वो एक निवाला लेती है, उसकी प्रतिक्रिया उसकी छोटी बहनों की तरह होती है, जो मिठास को अपने होश में ले लेती है। इस बीच जून को सिस्टम से सूचनाओं की बौछार हो जाती है। ऐसा लगता है कि पूरे परिवार का भरोसा उस पर बढ़ गया है। सीओ लेस देन अज्ञात ग्रेटर देन का भरोसा 50 तक पहुंच गया है, जिससे उसकी वफादारी का स्तर 30 से ज्यादा हो गया है। सिस्टम जयहुन को बताता है कि चोसी ने एक जागीरदार के तौर पर रजिस्टर होने की जरूरतें पूरी कर ली है और वो लेवल 2 तक पहुंच गई है। वो इस पर कुछ देर सोचता है। हालांकि वो जरूरतें पूरी करती है, फिर भी वो बहुत छोटी है। आम नागरिकों के विपरीत वो केवल 10 जागीरदारों को रजिस्टर कर सकता है और उन्हें कम से कम योग जून के स्तर के आदेशों का पालन करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि छोटी लड़की का भरोसा आसमान छू रहा है। उसके पिता योग जून का अभी भी 31 का ही स्तर है। चूंकि योग जून परिवार में सबसे अहम व्यक्ति है, इसलिए जून जानता है कि उसे उस पर और भरोसा करना होगा। अचानक योग जून उसे पुकारता है और उसके परिवार के प्रति दिखाए गए सभी उपकारों के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता है। वो स्वीकार करता है कि वो एहसान चुकाना चाहता है, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि वो अभी यह कैसे कर पाएगा। जवाब में जयहुन ने गलियारे में जाकर बात करने का फैसला किया। बाद में गलियारे से बाहर आने के बाद जून ने योग जून से यूं ही पूछा कि क्या उसे नागरिकता मिल गई है। जैसे ही यह बताया गया, योग जून के सामने एक सिस्टम विंडो अचानक खुल गई। उसने स्वीकार किया कि यह सूचना उसके पूरे परिवार को लगभग 30 मिनट पहले मिली थी, जिससे पुष्टि हुई कि उन्हें नागरिकता मिल गई है। जयहुन ने यह भी पूछा कि क्या उस समय कुछ असामान्य हुआ था। योग जून तुरंत इस पर सहमत हो गया और बताया कि जब ये हुआ तो वे कुछ देर के लिए अपने शरीर को हिला नहीं पाए थे। सारी बातों को समझने के बाद जयहुन को एहसास हुआ कि नागरिकता मिलने पर लोगों को अस्थायी रूप से स्थिर कर दिया जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए जयहुन ने योग जून से फिर से बात की, इस बार एक वादे के साथ। उसने उस आदमी से कहा कि वो उसे उस जिंदगी में वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा जो इस पागलपन के शुरू होने से पहले थी। योग जून इस घोषणा से बिल्कुल हैरान है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, जून ने वादा किया कि वो उन्हें राक्षसों से बचाएगा और सुनिश्चित करेगा कि कोई भी प्राणी उनके घर पर दोबारा हमला न कर पाए। योग जून को पूरा यकीन नहीं था कि ये संभव है, इसलिए जयहुन ने उसे आश्वस्त किया कि हाँ, ये संभव है। फिर भी योग जून जानता था कि ये मुफ्त में नहीं मिलेगा। उसने सीधे पूछा कि सुरक्षा पाने के लिए उसे क्या करना होगा। जून ने भी बातों को टाला नहीं। उसने साफ कर दिया कि इसमें जोखिम है और इस प्रक्रिया में योग जून की जान भी जा सकती है। फिर उसने पूछा कि क्या वो अब भी इसके लिए तैयार है। युवा जून जवाब देने से पहले झिझकता है। आखिर कौन अपनी जान को कीमती नहीं समझेगा, लेकिन चूंकि उसे अपने परिवार की रक्षा करनी है, इसलिए वो खुद को छुपा लेता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। वो आगे कहता है कि जून के आने से पहले ही वो अपने परिवार की रक्षा के लिए भोजन और पानी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल चुका था। जून मुस्कुराता है। ये सुनकर खुश होता है क्योंकि उसे आखिरकार वो मदद मिल गई जिसकी उसे जरूरत थी। फिर जून को याद आता है कि योग जून ने गोल्फ क्लब पकड़ा हुआ था और उससे पूछता है कि इसकी कीमत क्या है। योग जून को यकीन नहीं होता कि हमारा बेटा क्यों पूछ रहा है, लेकिन फिर भी वो जवाब देता है कि इसकी कीमत लगभग 500,001 है। हम सभी जानते हैं कि जयह्यून गोल्फ क्लब के बारे में क्यों पूछ रहा था और कीमत सुनकर वो निराश हो जाता है। वो अनिश्चित है कि क्या उसे अभी इसे अपनी दुकान में रखना चाहिए क्योंकि वो इतनी जल्दी अपने पैसे खर्च नहीं कर सकता। युवा जून उसकी प्रतिक्रिया को देखता है और पूछता है कि उसने अचानक ये क्यों उठाया। जयह्यून तुरंत सवाल को टाल देता है और विषय बदलकर वो उस आदमी से पूछता है कि क्या उसे वो दिन याद है जब राक्षस प्रकट हुए थे। बेशक योग जून उस दिन को कैसे भूल सकता है, वो सप्ताहांत था और जब भी वो उस दिन के बारे में सोचता है तो उसे दुख होता है। जॉन ये स्वीकार करता है और बताता है कि जो लोग उस दिन घर पर रहे वे बच गए। वो सोचता है कि कैसे एक अकेले भूत में बहुत अधिक ताकत नहीं होती है और उनका स्तर एक वयस्क पुरुष से कम होता है। गोबलिन से असली खतरा इसलिए है क्योंकि वे हमेशा समूह में घूमते हैं, लेकिन जब आप इस बारे में सोचते हैं तो इंसान भी वैसे ही है, उनके पास भी समूह बनाने की शक्ति है, इसलिए वो अपनी सेना बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना
करना चाहता है। वो ह्योग जून को फिर से संबोधित करता है और उसे बताता है कि अब से वे दोनों अन्य बचे लोगों की तलाश करेंगे। जय हियान द्वारा अन्य बचे लोगों की तलाश के बदले में आपूर्ति के आकर्षक प्रस्ताव के साथ चो होंग जून का भरोसा बढ़ गया है। हमारा लड़का बस अपने सोफे पर आराम कर रहा है और वो अभी भी चुपचाप भरोसेमंद बन रहा है। बच्चों का भरोसा इतना अधिक है कि वे जागीरदार बन सकते हैं, लेकिन उनके माता पिता पड़ोसी से बहुत अधिक सावधान है। जून को उम्मीद है कि अगर वो और लोगों को अपने यहाँ रखता है तो वो अंततः अपने परिवार को फिर से देख सकेगा। उसके इस विचार को नीचे से एक तेज चीख ने बाधित किया। उसने जल्दी से अपनी बालकनी खोली ताकि देख सके कि क्या हो रहा है। इमारत के सामने वो था जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता थी। अन्य लोग, युवा पुरुषों और महिलाओं का समूह गोबलिन के झुंड का सामना कर रहा था। जय हुन के लिए युद्ध में उनकी मदद करना बहुत मुश्किल था। भूत गुर्राने लगे और सबसे आगे खड़े जवान ने एक दमदार रूप धारण कर लिया। जैसे ही वो तेज गेंद उसके हाथ से छूटी, एक भूत गिर पड़ा और उसकी खोपड़ी फट गई। एक राक्षस के गिर जाने से ग्रुप के जीतने की संभावना बढ़ गई। जून को ये बात सुनकर हैरानी हुई। तभी एक लड़की अपने धनुष से एक साथ 2 तीर चलाती हुई आई। एक ही वार में ग्रुप के 2 और लोग मारे गए। बाकी भूत अपने साथियों के इतनी जल्दी गिरने से हैरान रह गए। तभी आखिरी दुश्मन के सिर पर वार करने के लिए हवा में उछला। पूरी ताकत और गति से उस भूत ने एक ही वार में उस भूत को उड़ा दिया। अब रेंज से बाहर मौजूद दूसरे भूतों ने अपने साथियों को मरते देखा और तुरंत अपनी जान बचाने के लिए भाग निकले। ऐसा लगता है कि राक्षसों का शिकार करने में ये ग्रुप बहुत माहिर है। अभी भी घबराई हुई एक लड़की को पीछे से एक जोरदार आवाज सुनाई दी। उसने धनुष की डोरी खींची। उसे डर था कि कोई भूत उस पर हमला कर सकता है, लेकिन वो ऊपर से गिरा हुआ रेमन का पैकेट था। ये जय ह्यून का लोगों का ध्यान खींचने का तरीका था। उसने उन्हें अंदर आने के लिए इशारा किया ताकि वे इमारत के अंदर जा सके। वो एकदम बेवकूफ लग रहा था, अपनी बाहें इधर उधर लहरा रहा था, लेकिन उसे कुछ और नहीं सूझ रहा था जिससे उनका ध्यान आकर्षित होता। अचानक उसके दरवाजे की घंटी बजी। ह्योग जून अपनी खोज पूरी करके वापस आ गया होगा। दरवाजे के बाहर श्री चोई एक भारी डिब्बा पकड़े हुए घबराए हुए खड़े थे। जून ने उनका स्वागत किया, लेकिन जैसे ही ह्योग जून ने अंदर जाने की कोशिश की, उन्हें एक अदृश्य दीवार ने रोक दिया। जी हुन लेस दैन अज्ञात ग्रेटर दैन की व्यवस्था के अनुसार वो घर में प्रवेश करने के लिए अयोग्य था। उसने सोचा कि यह बाधा नागरिकों पर भी लागू होनी चाहिए। हो सकता है कि केवल पंजीकृत जागीरदार ही उसके क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सके। चूंकि ऐसा था, इसलिए ह्योग जून ने अपने संरक्षक को डिब्बा सौंप दिया। उसके अंदर वे सभी चीजें थीं जिनका उपयोग उनके घर में हथियार के रूप में किया जा सकता था। दुकान खोलने पर जय हुन को काफी सामान मिला। दुकान में चाकू और औजारों का एक पूरा डिब्बा था। जून ने बिना किसी चिंता के अपनी दुकान खोली और 5 पानी की बोतलें और रेमन के 5 पैकेट खरीदे। उसे हवा से कीमती सामान जुटाते देख हन जून को झटका लगा और वो बेहोश हो गया। जून ने सामान डिब्बे में रख दिया और अपने नागरिक को पहली मंजिल पर जाकर सामान दरवाजे पर छोड़ने को कहा। ह्योग जून को नीचे जाने में थोड़ी घबराहट हुई क्योंकि उसे पता था कि बाहर खतरा है, लेकिन उस जवान ने उसे आश्वस्त किया कि कोई बात नहीं। दुश्मनों के व्यवहार को देखने के बाद जय हुन को पता चला कि गॉब्लिन केवल दिन में ही सक्रिय होते हैं। सामान का उद्देश्य स्पष्ट था, वो उनका उपयोग उन लोगों को अपने क्षेत्र में लाने के लिए करना चाहता था। इस कठिन समय में जिसके पास भोजन और पानी है, उसके पास ताकत है। जब उन्हें पता चलेगा कि उसके पास सामान है तो वे निश्चित रूप से उसकी तलाश करेंगे। जय हुन ने श्री चोय को डिब्बा नीचे छोड़ने के अलावा कोई निर्देश नहीं दिया। अगर उसे राक्षसों का सामना और उनसे लड़ना न पड़े तो काम आसान होना चाहिए। श्री चोय को अपने अनुरोधों के प्रति कितना ग्रहणशील देखकर जय हुन को उनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने खोज मेनू खोला और आधिकारिक तौर पर पानी और रेमन की डिलीवरी को एक खोज के रूप में सूचीबद्ध किया। इसे पूरा करने पर इनाम के रूप में थोड़ा अनुभव जोड़ा। श्री चोय अपने सामने आए खोज प्रॉम्प्ट को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि क्या यांत्रिकी वीडियो गेम के समान है, और जय हुन ने पुष्टि की, ये देखते हुए कि श्री चोय केवल 9वें स्तर पर थे। अच्छे पुरस्कार पाने के लिए स्तर बढ़ाना अनिवार्य था। विश्वसनीय पिता ने एक गहरी सांस ली और साहसपूर्वक नीचे की ओर बढ़े। इमारत के अधिकांश हिस्सों में अभी भी बिजली नहीं थी। उन्हें सीढ़ियों से जाना पड़ा। उन्होंने सुरक्षा के लिए अपना गोल्फ क्लब भी ले लिया। 20वीं मंजिल से बिग ब्रो को भूतल तक पूरा रास्ता चलना पड़ा। उन सीढ़ियों से नीचे उतरना उनके पिता के लिए बहुत कठिन था, लेकिन कम से कम उन्हें केवल आपूर्ति को नीचे रखना था। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने एक झुंड को एक साथ आते देखा और तुरंत सबसे बुरी स्थिति का अनुमान लगा लिया। अपने व्यामोह और चिंता के साथ उसने तुरंत अनुमान लगाया कि वो एक घृणित और घिनौने भूतों के झुंड को देख रहा है। उसकी पहली प्रवृत्ति जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाने की थी, लेकिन इस जल्दबाजी में श्री चोय का टखना मुड़ गया और वो जमीन पर गिर गए। पानी की बोतलें और रेमन के पैकेट डिब्बे से बाहर उड़ गए क्योंकि वो फुटपाथ पर गिर गए। गिरने का दर्द वास्तविक था, लेकिन समूह द्वारा देखे जाने का डर उसके दिल को और भी ज्यादा दुखा रहा था। उसने अपने पैर को जवाब देने और हिलने के लिए विनती की। उसे डर था कि समूह ने उसे पहले ही देख लिया होगा। उसने महसूस किया कि वे करीब आ रहे हैं और उसने अपने सिर को हमले से बचाने के लिए दयनीय रूप से अपना हाथ उठाया। जब उसने छाया को पास आते हुए मानव भाषा में बोलते सुना तो उसे राहत और शर्मिंदगी का मिश्रण महसूस हुआ। वे भूत नहीं थे, वे बस कुछ युवा थे। ऊपर जून को एक सूचना मिली कि कुछ अनधिकृत लोग उसके क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है, उसने अपनी आंखें खोली और अपने क्षेत्र के चारों ओर अपनी सर्वव्यापी दृष्टि का विस्तार किया। अप्रत्याशित रूप से ऐसा लगा
जैसे श्री चोए समूह को इमारत के अंदर ले गए थे। समूह स्वाभाविक रूप से अपरिचित जगह से सावधान था। उन्हें बस इतना पता था कि किसी ने ऊपरी मंजिल से रेमन का पैकेट फेंका है। इसका मतलब है कि इस इमारत में भोजन है जो उनकी घटती आपूर्ति की समस्या को हल कर सकता है। जय हुन की प्रणाली ने समूह को नागरिकता के योग्य माना और उसे उन्हें आधिकारिक नागरिक बनने के लिए आमंत्रित करने का विचार प्रस्तावित किया। अपने क्षेत्र का विस्तार करने की प्रक्रिया में वो चोई परिवार को जबरदस्ती नागरिकता देने में सक्षम था। क्योंकि वे पहले से ही उसके प्रभाव वाले क्षेत्र के अंदर थे, ऐसा लगता है कि बाहरी लोगों को एक विकल्प दिया गया है। अगर ऐसा है तो समूह उसके निमंत्रण को अस्वीकार कर सकता है। जैसे ही वो एक आकस्मिक योजना पर जोर दे रहा था, दरवाजे की घंटी बजी। उसने डिजिटल मॉनिटर पर एक नजर डाली और देखा कि श्री चोए एक बार फिर बाहर खड़े थे। आखिरकार एक कार्य योजना के बारे में सोचते हुए जय हुन ने बिग ब्रो लेस दैन अज्ञात ग्रेटर दैन के मिशन को एडिट करने का फैसला किया। उसने योग जून को 6 मेहमानों को गर्म खाना खिलाने का नया काम सौंपा। मिशन में बदलाव की बात तुरंत होंग जियान के सामने आ गई। जय हुन ने उसे मिशन पूरा करने के लिए कहा क्योंकि उसके मन में कुछ था। मिशन काफी हानिरहित लग रहा था। श्री चोए ने स्वीकार कर लिया और समूह के पास चले गए। उन्हें अंदर जाने और एक अच्छे भोजन के वादे के साथ एक योजना के साथ जाने के लिए मनाने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। वे इन 6 लोगों को नागरिकता प्रदान कर सकते थे। जी हुन ने उन सभी को अपनी मंजिल तक पहुंच प्रदान की। बस इसी तरह उसके नागरिकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। जनसंख्या में वृद्धि के साथ 10% का पैसा और अनुभव बढ़ा। उसे इतनी आसानी से इतने अच्छे बफ्स मिलने की उम्मीद नहीं थी। ये बढ़ावा निस्संदेह राक्षसों के शिकार में उपयोगी होगा। नागरिक प्रबंधन टैब को देखते हुए उसने उनके नाम, स्तर और विश्वास बिंदु देखे। सबसे आगे हेडोमिन है जो लेवल 23 पर है और उसके 19 ट्रस्ट पॉइंट है। कौन? डाकू, किम गेयो, युआरिन, किम जियान और मून बनबो की बात करें तो ये सभी लेवल 10 से 17 के बीच हैं और इनके ट्रस्ट पॉइंट अलग अलग है। लेवल 23 का मेटा ह्यूमन उसी ताकत के लेवल पर होता है जिस ताकत के साथ जय हुन ने हाल ही में कैलिकेनिंग को मारा था। उत्सुकतावश उसने हेडोंगन को चुना और उसकी जागृत क्षमता को देखा जिसे बेसबॉल थ्रो कहते हैं। ये हिरन रैंक का कौशल है जो फेंकी गई गेंद की ताकत को 3 गुना बढ़ाने के लिए ताकत खर्च करता है। असल में बेसबॉल फेंकने वाले के आधार पर यह एक घातक हथियार बन सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा कौशल है जो इसकी ताकत को 3 गुना बढ़ा देता है तो यह एक बहुत ही भयानक हथियार बन जाता है। राक्षसों को मारने के लिए एक बेहतरीन शिकार कौशल। हेडोंगन के भरोसे की बात करें तो इसे लगातार कई तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल जून ने इन सभी 6 के लिए एक स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन रेट 70% पर सेट किया है। इसके लिए उसे बस इन लोगों को कुछ राक्षस शिकार के मिशन देने हैं और फिर वो आराम से बैठकर अनुभव और पैसे कमा सकता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई शिकार का खेल खेल रहा है, लेकिन फिर भी उसे इन लोगों को जानना था ताकि यह पता चल सके कि वे एक दूसरे के लिए सही है या नहीं। वे उसके परिवार से मिलन की कुंजी हो सकते हैं। आखिरकार बिना जय ह्यान के ही हेडोंगन का भरोसा बढ़ गया। केवल वही नहीं, किम गेयांग और यूहरीन लेस दैन अज्ञात ग्रेटर दैन का भी भरोसा बढ़ गया। श्री चोए ने एक अच्छे मेजबान की भूमिका निभाई और अपने घर में उनका स्वागत किया। श्रीमती चोए दौड़ती हुई आई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक घर में इतने सारे अजनबी क्यों आ गए हैं। उनके पति ने बाद में सब कुछ समझाने का वादा किया। अभी के लिए सभी को अच्छे खाने की जरूरत थी। बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें कुछ नया बनाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जीवन की योजना को संभव बनाने के लिए उन्हें उनके खाना पकाने की जरूरत थी। उन्होंने एक पल सोचा और खाना पकाने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए खुद को रोक लिया। ऐसा लगता है कि युवा रक्त समूह में शिष्टाचार था, खासकर हेडोंगन जो दस्ते का डेक्टो लीडर था। उसने श्री चोई से जय ह्यान नामक व्यक्ति के बारे में अधिक जानकारी मांगी, जबकि श्री चोई को ठीक से पता नहीं था कि जय हिन लेस दैन अज्ञात ग्रेटर दैन का क्या सौदा है। उन्हें उस युवक के बारे में कुछ भी नहीं पता था सिवाय इसके कि वे कुछ समय से पड़ोसी थे। उन्होंने कहा कि जून काफी दिलचस्प व्यक्ति है। उसके पास सर्वनाश से पहले कुछ क्षेत्रों में रहने की स्थिति को बहाल करने की क्षमता है। इससे डोंगन के आकलन की पुष्टि हुई कि इन सभी संसाधनों के पीछे एक मेटा ह्यूमन है। उसने सोचा कि जून के पास कीमती आपूर्ति मुफ्त में देने की क्षमता होनी चाहिए। शुक्र है डोंगन इतना समझदार था कि उसे कोई अजीब विचार नहीं आया। उसने सोचा कि किसी भी तरह से इतने शक्तिशाली व्यक्ति को प्रभावित करना सबसे अच्छा कदम होगा। अगर उनके पास बिजली, भोजन और पानी उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली कोई हो तो वो वर्तमान दुनिया में एक गेमचर होगा। चमत्कारी क्षमताएं उतनी ही दुर्लभ हैं जितनी कि वे शक्तिशाली है। खाना बनाने में थोड़ा समय लगने के कारण श्री चोए ने पूछा कि क्या ग्रुप नहाना चाहेगा। युवतियों को जैसे ही पता चला कि वे नहा सकती हैं, वे तुरंत खुश हो गई। चूंकि बिजली आ गई थी इसलिए घर के बाकी हिस्सों का भी इस्तेमाल किया जा सकता था। श्री चोए ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनके पास इस्तेमाल के लिए काफी गर्म पानी मौजूद है। अपने शरीर से 3 दिन की गंदगी धुलने का ख्याल ही काफी था। उसमें गर्म पानी मिला। 2 औरतें खुश हो गई। चूंकि ट्रॉय परिवार के मास्टर बेडरूम के लिविंग रूम में बाथरूम है इसलिए दोनों युवतियां पहले नहा सकती हैं। उन्होंने उसे मसीहा की तरह देखा, लेकिन लड़के अभी भी आशंकित थे। डोंगन ने सोचा कि यह रहस्यमय जून लड़का मेटा ह्यूमन है जिसकी क्षमता उससे कहीं ज्यादा है। जब एक लड़के ने सुझाव दिया कि वे अपने संरक्षक को पीट कर देखें कि कौन ज्यादा ताकतवर है, तो डोंगन ने अपने जूनियर को डांटा कि बकवास करना बंद करो। उन्हें अपने संरक्षक को प्रभावित करने की कोशिश करनी चाहिए। वो पागल से चुपचाप बैठने, कोई मूर्खतापूर्ण काम न करने और बस चुप रहने की विनती भी करता है। किसी भी हालत में ग्रुप का लक्ष्य जितना हो सके उतना खाना और सामान इकट्ठा करना था। वे बिना किसी हंगामे के ऐसा करने का मौका नहीं गवा सकते थे। इसलिए डोंगन ने अपने ग्रुप को चेतावनी दी कि वे विनम्र रहें और हमेशा माहौल को समझें। सौभाग्य से उनके मूर्ख सदस्य ने डोंगन के आदेशों का सम्मान किया।
लेकिन उनमें से एक न जाने क्यों असहज था। एक अच्छे नेता होने के नाते डोनलन चिंतित बोंगो के पास गया और उसे इस झंझट में घसीटने के लिए माफी मांगी। डोनलन को इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने सभी को अपने गृह प्रवेश समारोह में उस समय बुलाया था जब प्रलय आ गई थी। बेओ गथवी ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसकी चिंता साफ झलक रही थी। डोनलन ने वादा किया कि जैसे ही उन्हें पर्याप्त सामान मिल जाएगा वे सब मिलकर बोंगो की दादी के घर जाएंगे। बजानवो ने डोनलन को उसकी परवाह करने के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन वो अंदर ही अंदर जानता था कि अब बहुत देर हो चुकी है। इस प्रलय के तीसरे दिन घर में अकेली बूढ़ी औरत के जीवित होने की संभावना न के बराबर थी, लेकिन कम से कम घर पास में था। डोनलन को उम्मीद थी कि अगर वे सब मिलकर काम करेंगे तो वे वहां पहुंच सकते हैं। अचानक समूह की चर्चा दरवाजा खुलने से बाधित हुई। नए मेहमान की आभा बिजली की तरह चमक रही थी। दरवाजा चरमराकर खुला और उनकी आंखें प्रवेश द्वार पर टिकी हुई थी। डोनलन को लगा जैसे कोई भयानक शिकारी उनका पीछा कर रहा है और सहज ही उसने अपनी गेंद पकड़ ली, किसी भी पल फेंकने के लिए तैयार। जैसा कि बाद में पता चला, वो दोनों हाथों में प्लास्टिक की थैलियां लिए जयहियान था। उसने समूह की बातचीत सुनी और उनकी परेशानी को दूर करने की पेशकश की। उन सभी को डर और आश्वासन का मिश्रण महसूस हुआ कि अभी अभी आया व्यक्ति उन्हें निराशा के इस भयावह गड्ढे से बचा सकता है।